हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का राइज ऑफ मराठा, जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2, यानी ये आपकी उस चैप्टर से रिलेटेड क्लास 2 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास दिखाई दे रही होगी। तो आज की क्लास, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये है हमारा क्लास 8 और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 राइज ऑफ मराठा एम्पायर, यानी मराठा साम्राज्य का उदय, उससे रिलेटेड पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही पढ़ते पढ़ते हमने नागरिक प्रशासन तक, यानी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक पढ़ लिया था। जो आपका जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, यानी उनका जो मंत्रिमंडल था या मंत्री परिषद था उसके बारे में, उसकी फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स की, जिसे क्या कहा जाता था, इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, अष्ट प्रधान परिषद। ये शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, सबसे महत्वपूर्ण था एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 8 मंत्रियों का एक ग्रुप होता था, 8 मंत्रियों का समूह होता था, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। इंग्लिश और हिंदी में ये नेम सेम होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो है वो आता है आपका पेशवा। पेशवा की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहा जाता था प्रधानमंत्री। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड है आपका सेम, पेशवा। पेशवा पर्टिकुलर मीनिंग है इसका प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। इसका मेन काम होता था, जो काउंसिल है वो इसका हेड होता था, और इसका मेन काम है जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर के काम की निगरानी रखना और प्रशासन को चलाना, और जो भी काम हो रहा है उसको अप्रूवल प्रोवाइड करना प्रशासन में। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है आपका अमात्य। अमात्य की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है। ठीक है। अमात्य को अगर हम साधारण भाषा में बोले, इसकी मीनिंग की बात करते हैं, इसका मीनिंग है वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मेन काम था इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, यानी जितना भी शासन में आए, यानी जो इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है और जो खर्चे हो रहे हैं उसका मैनेजमेंट करने का काम था। इसके अलावा जो खाते बनाए रखना, यानी जो भी अकाउंट है उनको मेंटेन करने का काम। इसके अलावा जो भी खजाना है, जो ट्रेजरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमात्य की होती थी, फाइनेंस मिनिस्टर की होती थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पंडित राव। पंडित राव की बात करते हैं तो ये रिलीजियस अफेयर के, यानी जो धार्मिक मामलों के प्रमुख नेता माने जाते हैं, और इनका मेन जो काम था, वर्क था, वो था रिलीजियस अफेयर की देखरेख करना, रिलीजियस मैटर को सॉर्ट आउट करना। साथ ही साथ जितने भी रिलीजियस लेवल पे प्रैक्टिस होती है, जो भी धार्मिक रूप से पूजा पाठ होती है, जो भी धार्मिक रूप से कार्य होते हैं, उनकी देखरेख करना, निगरानी करना, उनको सुनिश्चित करने का काम भी पंडित राव का होता था। इसके बाद जो 4th नंबर पे है वो है आपके सचिव। सचिव की बात करते हैं, इनका मेन काम था जो रेवेन्यू है और जो अभिलेख है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करके रखना। यानी इसमें जो ये इंचार्ज होते थे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के, यानी जो शाही पत्राचार होता है। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू है, जमीन से मिलने वाला जो टैक्स है, उसके रिकॉर्ड को रखना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, उन सब के दस्तावेजों के ये हेड होते थे, प्रभारी होते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके न्यायाधीश। न्यायाधीश की बात करते हैं, इसे कहेंगे चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इनका मुख्य काम क्या होता था, ये हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होते थे, यानी उच्च प्राधिकारी होते थे, जिनका काम था कि क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार की जो केसेस हैं, यानी दीवानी और इसके अलावा दीवानी मामले कहते हैं जो सिविल होते हैं, और फौजदारी मामले होते हैं जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, इन दोनों ही से रिलेटेड जो भी केसेस है, जो भी मामले हैं, उनकी देखरेख करना, अपराधी को सजा देना और कानून की व्याख्या करना, कानून को एक्सप्लेन करना, इनका मुख्य काम होता था। इसके अलावा नेक्स्ट है मंत्री। मंत्री की बात करते हैं, ये गुप्तचर विभाग की, यानी ये जो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था और जो आंतरिक व्यवस्था थी, इंटरनल डिपार्टमेंट के हेड होते थे। इनका मुख्य काम था कि पूरे राज्य को की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, जासूसी करना और आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना और उसकी देखरेख करना इनका मुख्य काम होता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपके सुमंत। सुमंत की बात करते हैं, ये फॉरेन अफेयर्स के हेड होते थे, यानी ये विदेश मंत्री कहलाते थे। इनका मुख्य काम था डिप्लोमेटिक जो मैटर्स है उनको मैनेज करके रखना, साथ ही साथ अदर स्टेट के साथ रिलेशन कैसे हैं, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करके रखना, दूसरे राज्यों के साथ संबंध को बना के रखना, और जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेशी नीति है, उसकी देखरेख करना, उसका मैनेजमेंट करना भी
सुमंत का यानी फॉरेन मिनिस्टर का मेन काम होता था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके सेनापति। सेनापति जो होते थे ये आर्मी कमांडर होते थे, यानी प्रधान सेनापति यानी सेना का प्रमुख होता था, जिसका काम होता था अपनी सेना को, अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखना और सैन्य अभियान पर जो जब यानी मिलिट्री कैंपेन होगी तो अपनी जो आर्मी है उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना और समय समय पर उनको प्रशिक्षण देना यानी ट्रेनिंग देना, इनका मुख्य काम होता था। और सेना में नए लोगों को अपॉइंट करना। तो इस तरह से ये आपके अष्टप्रधान थे और ये अष्टप्रधान जो है प्रशासन को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम की। इस टाइम पीरियड में शिवाजी की शासन प्रणाली की बात करें या मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, पूरे मराठा साम्राज्य में दो प्रकार के टैक्स काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला था आपका चौथ, दूसरा था आपका सरदेशमुखी। हिंदी और इंग्लिश में सेम है। चौथ की बात करते हैं तो चौथ जो था ये आपका 25% रेवेन्यू का 25% यानी 1/4 पार्ट होता था रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का। और ये टैक्स जो है मराठा उन एरिया से लेते थे जो उनके अपने क्षेत्र से दूर दराज थे, और जैसे जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, बाहरी हमलों से बचाने के लिए जो है उनके द्वारा टैक्स लिया जाता था, जिसको हम चौथ कहते हैं। और ये उनकी टोटल रेवेन्यू का 1/4 यानी 1/4 होता था। इसके अलावा दूसरा टैक्स होता था, इसको हम सरदेशमुखी कहते हैं। सरदेशमुखी टैक्स उन एरिया से लिया जाता था जहां के मराठा खुद को सरदेशमुख यानी अपने आप को वहां का ऑफिशियल हेड या फिर प्रमुख मानते थे। तो उन एरिया से जो टैक्स लिया जाता था उसको सरदेशमुखी कहते थे और ये टोटल रेवेन्यू का 10% होता था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस, ट्रेड एंड पब्लिक वेलफेयर का, यानी न्याय, व्यापार और जल कल्याण का। इस टाइम पीरियड में लोगों को प्रॉपर वे में न्याय मिले, उनके साथ उनको जस्टिस पूरी तरह से मिले, इस चीज का खास ख्याल रखा जाता था। इस तरीके से जो जुडिशरी है या फिर जो न्यायपालिका, इसको काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया। और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर जो पब्लिक मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए पंचायत भी बनाई गई। इसके अलावा शहरों में कोतवाल भी होते थे जो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर जो मैटर होते थे उनको सॉल्व करते थे। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार और समुद्री व्यापार दोनों को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेटर किया गया, सड़कें और जो ब्रिजेस हैं वो बनाई गई, और जो नौका सेवा है यानी कहने का मतलब है जो आपकी जो समुद्र में चलने वाले जहाज वगैरह जो है उनको बेटर किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे ब्रिजेस का निर्माण किया गया, पुल बनाए गए ताकि जो है व्यापार में किसी भी तरह की बाधा या कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। इसके साथ साथ जो है इस समय जो नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको बेवजह काटने की मनाही की गई। ये कहा गया कि अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही पेड़ पौधों को काटा जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में जो कल्चरल रेनेसांस एंड रॉयल अथॉरिटी की यानी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजमुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में जो है मराठा साम्राज्य में बहुत सारे सिक्के जारी किए गए अपनी जो प्रभुता है, अपनी जो शासन प्रणाली है उसको शो करने के लिए। तो इस समय जो राजमुद्रा या फिर जो रॉयल सील रिप्रेजेंट की जाती थी वो एक तरह से सोवरेनिटी को यानी संप्रभुता को, अपने अधिकार को दिखाती है, साथ साथ जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है उनको शो करती है। इस तरीके से जो राजमुद्रा होती थी, जो शासन प्रणाली के जो सिक्के होते थे वो इस प्रतीक को दिखाते थे कि हम जो राजा है वो जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, जनता के जो एक संप्रभु राज्य है और जो वो उसका जो शासन प्रणाली है उसमें जो जनता है वो जनता के सभी अधिकारों की देखरेख करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही साथ इस समय जो मराठी भाषा है, मराठी साहित्य है, उसको काफी ज्यादा पुनरुत्थान किया गया, उसका काफी ज्यादा रीडेवलपमेंट किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, मंदिरों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, और कल्चरल लेवल पर जो है जो मराठी कल्चर है उसको पूरी तरीके से संरक्षित किया गया। इस समय जो कॉइन थे उस कॉइन में आप देखोगे एक तरफ गणेश, श्री गणेश लिखा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो इसमें फारसी, दोनों तरह की लिपियां आपको देखने को मिलेगी। जो पेशवा थे उसके टाइम पीरियड में, पेशवा कौन थे? अष्टप्रधान में सबसे जो प्रमुख होते थे प्रधानमंत्री, उनको पेशवा कहा जाता था। तो मराठाओं के टाइम पीरियड में जब पेशवा का टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम पीरियड में जो सिक्के जारी किए गए थे उस सिक्के में एक तरफ श्री गणेश लिखा होता था, वहीं दूसरी तरफ जो है राजा के प्रति जो तुम्हारी लॉयल्टी है उसको शो करने से रिलेटेड वर्ड लिखे होते थे। और जो सिक्के थे उसमें मराठी और फारसी दोनों भाषा हमें देखने को, देवनागरी और फारसी दोनों भाषा हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आया? इसके साथ साथ
अगर हम प्रशासनिक भाषा की बात करते हैं, प्रशासनिक लेवल पे जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसका यूज किया जाता था। इसको मोडी लिपि कहते थे, मोडी लिपि कहते थे। मोडी लिपि या मोडी स्क्रिप्ट का मतलब है जो आपकी देवनागरी लिपि है उसको ही थोड़ा कर्सिव वे में लिखा जाता है, उसको मोडी लिपि कहते हैं। इसमें जो प्रशासन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो लेखन का काम है बहुत तेजी के साथ हो सके, इसलिए जो है मोडी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे इसमें जितने भी आपको अभिलेख मिलेंगे, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे उस टाइम पीरियड के, वो आपको मोडी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेंगे। ये प्रशासन में थोड़ी जल्दी से लिखा लेखन कला जो है तेजी के साथ हो सके, इसके लिए इसे लिया मतलब एक्सेप्ट किया गया था, फॉलो किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं तंजावुर के बारे में। तंजावुर की बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखा होगा, ये आपका इंडिया का मैप है और ये है आपका तमिलनाडु। जिंजी और तंजावुर आज के टाइम पीरियड में जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां पर है। ये मराठा साम्राज्य के टाइम पीरियड में जब जिंजी के ऊपर अधिकार किया गया था या जिंजी को ऑक्यूपाई किया गया था, उस टाइम पीरियड में तंजावुर को उस समय जो कला है या फिर जो उस टाइम पीरियड का कल्चर था उसको संरक्षित करने का केंद्र बनाया गया। कहने का मतलब है जो तंजावुर है वो साहित्य और साहित्य के साथ साथ जो संगीत है यानी जो म्यूजिक है, और म्यूजिक के साथ साथ इस टाइम पीरियड का जो साहित्य था उन दोनों को ही डेवलप करने में, संरक्षित करने में तंजावुर जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ इस समय एक रूलर थे सरपोजी सेकंड। सरपोजी सेकंड ने मराठा नाटक देवेंद्र कुरंजी की रचना की थी। देवेंद्र कुरंजी नाटक लिखा था, मराठा से रिलेटेड मराठी भाषा में लिखी हुई ये नाटक थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि देवेंद्र कुरंजी के द्वारा मराठी भाषा में एक नाटक की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? शासक सरफोजी के द्वारा जो है एक नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक का नाम क्या था? इस नाटक का नाम था देवेंद्र कुरंजी। क्लियर हो गया? साथ ही साथ अगर हम देखें इस टाइम पीरियड में हमें बहुत पावरफुल महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य में हमें ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी बहुत ही पावरफुल फीमेल्स देखने को मिलती है। अगर ताराबाई की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में कि स्टार्टिंग में जो है इन्होंने अब एक बहुत पावरफुल आर्मी का संगठन किया, ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ औरंगजेब और जो मुगल्स थे बहुत बड़े लेवल पर कन्फ्लिक्शन किया, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया बहुत बड़े लेवल पर, और मराठा को इंडिपेंडेंट मराठा बनाने, एक स्वतंत्र मराठा बनाने के लिए संघर्ष किया और बहुत लंबे समय तक जो है मराठा साम्राज्य की रक्षा भी की इन्होंने, उसकी संरक्षिका बनकर के। ठीक है, अगर अहिल्याबाई होलकर की बात करते हैं तो ये इंदौर की इंपॉर्टेंट रूलर थी या शासिका थी। इन्होंने लगभग 30 साल तक जो है वहां पर रूल किया था, एक सफल शासन चलाया था और भारत में बहुत सारे मंदिर, घाट, कुएं, सड़कें, टेम्पल्स, वेल, रोड्स, इन सब का जो है इन्होंने रीडेवलपमेंट किया था, पुनर्निर्माण किया था। इस तरह हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य जो है इसकी जो विरासत है, इसकी जो लेगेसी है वो अभी तक जो है ऐसे ही बरकरार है। इसमें अगर हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य काफी पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर में से एक माना जाता है। इसने मुगलों को लंबे समय तक जो है चुनौती दी और लंबे समय तक उनके साथ स्ट्रगल किया, लेकिन ये लास्ट मोमेंट तक झुके नहीं और इन्होंने अपने जो साम्राज्य को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसमें अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का जो समूह था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। प्रशासन व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाया गया और लॉ एंड ऑर्डर को पूरे प्रॉपर वे में मेंटेन किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने कल्चर, अपनी जो स्क्रिप्ट है, अपनी जो लैंग्वेज है उसको सिक्योर करके रखा और उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड भी किया, और साथ ही साथ अपने जो साम्राज्य की लेगेसी है उसको मेंटेन करके रखा। इस तरह हम देखते हैं कि 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। उसके बाद 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे रूलर हुए। फिर पेशवाओं का टाइम पीरियड आता है। पेशवाओं के बाद कुछ समय के बाद 1761 तक आते आते पेशवाओं का जो पेशवा है उनका पानीपत का वॉर होता है, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें एक तरफ अफगान होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं आपके पेशवा यानी मराठा, और इनके बीच में ये वॉर होता है और ये संघर्ष चलता है जिसमें जो है मराठा पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसके बाद 1775 से लेके 82 तक एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसमें एक तरफ ब्रिटिशर्स होते हैं, दूसरी तरफ मराठा होते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। फाइनली 1818 तक आते आते यानी 1818 तक आते आते जो मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से इसका डिक्लाइन हो जाता है, इनकी पावर का डिक्लाइन हो जाता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है, जिसमें आपने शिवाजी के टाइम पीरियड से लेकर के लास्ट मोमेंट तक आपने 1818 तक इनका कैसे डिक्लाइन हुआ वो देखा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को एक बार और पढ़िएगा,
और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा ताकि जो भी चीजें छूट गई हैं वो आप दोबारा से रिवाइज कर सको, ठीक है। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप क्वेश्चन आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।